मेरे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को नमस्ते। आपको मैं अरविंद कुमार, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस के सैर पर। यहां देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी का है। यह क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में इसी का सेट का प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं। इससे पहले मैं लगभग 30 क्वेश्चन का एक वीडियो जारी कर चुका हूं। अगर उसे ना देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा। तो इसमें चले, और आज देखिए बड़ा ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें बहुत सारे ट्रिक आपके सामने आएंगे और बहुत ऐसे पॉइंट का डिस्कशन होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। आपको जरूर ज्ञानवर्धन इससे होंगे, ओके, और आपकी तैयारी की मजबूती प्रदान होगा यहाँ से। तो आइए, अगर आप सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं, आप इसी वर्ष 2025 एनटीपीसी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे वीडियो को अवश्य देखें। जितने भी आपके दोस्त अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हों, जैसे रेलवे की तैयारी हो या एसएससी की कहीं भी तैयारी कर रहे हों, उनको हमारे चैनल से अवश्य जोड़ें, ओके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके नए नए टॉपिक आने वाले हैं। बहुत मज़ेदार इसमें क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, तो इससे जुड़ें, ओके। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। सपोर्ट में करना क्या है, आपको कुछ पैसा नहीं देना है। आपको क्या करना है, जब वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 32 तक डिस्कशन हो चुका है, ओके। आज से हम लोग 33 चलेंगे। 33 से देखते कहाँ तक हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन जो है वो है ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र अर्थात ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी, ओके। देखिए, क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर तो आप लोग भी जानते होंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा, ओके। इसका आंसर डी है। 1858 ईस्वी में यह ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का स्थानांतरण क्राउन के में हो गया था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुआ था, क्रांति, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, ओके। यह क्रांति इतना बड़ा क्रांति था कि इसमें अंग्रेजों को भी लग गया कि कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भारतीयों के साथ गड़बड़ कर रहा है। एक्चुअली में देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह भारतीयों के साथ क्या करता था। देखिए, कंपनी को ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। यानी कि 1858 ईस्वी में जो कानून आया था, इस कानून में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और इसके जगह पर भारत में कौन शासन करेंगे, तो शासन भारत में डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन करेगा। जो ब्रिटेन का सम्राट होगा वही भारत में शासन करेगा। ये बात इसमें तय हो गया। इसलिए 1858 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। और इस समय जब ऐसा हुआ तो एक दो और बदलाव हुए थे। क्या बदलाव हुए थे कि 1858 ईस्वी तक के जो था भारत में जो शासन करता था ब्रिटेन के लोग, उसको वाइसराय, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। गवर्नर जनरल जो मेन पोस्ट होता था वो गवर्नर जनरल होता था। इस पोस्ट को हटा करके क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया, ओके। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, वह था लॉर्ड कैनिंग था। तो अब ये कैनिंग जो था, ये लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वाइसराय बना। इसी व्यक्ति अंतिम था, उसके बाद फिर प्रथम इसी को वाइसराय बनाया गया था, ओके। और भी एक पोस्ट इसमें आया था, उसमें ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ही एक पोस्ट भारत के लिए बनाया गया था, जिसको भारत सचिव कहा जाता है। भारत सचिव का पोस्ट इंग्लैंड में ही एक बनाया गया था। भारत परिषद एक होता था, भारत परिषद, और ये परिषद के जो हेड होता था वो कहलाता था भारत सचिव। तो एक सचिव का पोस्ट आया और भारत में गवर्नर जनरल था, वह क्या बन गया, वाइसराय बन गया। तो इतना पॉइंट इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 34 में क्या कहता है, क्वेश्चन 34 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि वह कौन है। तो ये सब ग्रंथि में इसका आंसर हो जाएगा यकृत।
यानी कि लीवर जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है जो मानव शरीर में पाया जाता है। ओके, ये ग्रंथि क्या होता है, 2-3 चीज़ इसके बारे में जान लीजिए कि ये ग्रंथि क्या होते हैं। जैसे ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये होता है ग्रंथि। ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य ग्रंथि, एक आंतरिक ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब ये होता है कि जो भी शरीर में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो स्राव करते हैं। ओके, जो स्राव करते हैं, जैसे कि हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है, एंजाइम का स्राव होता है, एंजाइम का स्राव होता है। तो जो हार्मोन का स्राव करता है वह कहलाता है अंतः ग्रंथि। ओके, एंजाइम का जो स्राव करता है वह कहलाता है बाह्य ग्रंथि। ओके, तो कुछ ग्रंथियां हैं है ना जिससे स्राव होते हैं। ओके, और एक ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, जिसमें दोनों का स्राव होता है। उसमें हमारे शरीर में एक है अग्नाशय। ओके, अग्नाशय ग्रंथि जो है उससे हार्मोन्स का भी स्राव होता है और एंजाइम का भी स्राव होता है। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रंथि से इतना पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं आपके बीच। ओके, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 34 फिर आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको देखिए, 35 क्वेश्चन है जो मैथ का है। ये मैथ में जो आपको देखिए ये आपको समानांतर श्रेणी से है, श्रेणी से क्वेश्चन है। इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं देखिए, इसको आप 8 है, 27 है, 64 है और 1000 है। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो इतना, और इसका मतलब कि पॉइंट ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया डॉट डॉट, इसका मतलब है कि और भी संख्या इसमें है। ओके, तो कौन कौन संख्या है, तो जो क्यू में है देखिए, ये 2 का क्यू हो गया, यहाँ पे देखिए 8 हो गया 2 का क्यू। ओके, ठीक है, प्लस 3 हो गया, 3 का क्यू हो गया 27, प्लस अब देखो 64 हो गया 4 का क्यू। ओके, इसी तरह से ये है 1000 तक। ओके, तो 1000 मतलब 10 का क्यू हो गया, ये कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए अगर क्यू में सब चीज़ रहे तो जैसे कि 1 का क्यू ऐसे कहा था, 1 का क्यू रहे, 2 का क्यू रहे, 3 का क्यू रहे और इस तरह का n का क्यू रहे, तो इसके लिए जो सम होता है, सम अगर बनाते हैं इसका तो कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं n प्लस n इंटू n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर कर देते हैं टोटल। ठीक है, ये हो जाता है। ओके, किससे, 1 से शुरू रहेगा था, लेकिन यहाँ 2 से शुरू है। 2 से शुरू होने के मतलब हम कर सकते हैं, इसमें हम कर दें 1 से शुरू और यहाँ पर घटा देते हैं 1 के क्यू, है ना, 1 जोड़ दें घटा दें, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कि तो इसमें भी हम 1 क्यू घटा देंगे। ओके, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है, अब इसको कर दें तो आपको यहाँ तक निकल जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ तक निकाल लेंगे तो और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये कौन सा सूत्र होगा, n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे। ओके, 1। ओके, देखिए इसको n कितना हो गया, तो ये ले जाएंगे तो 10 तक होगा, तो n हो गया 10, n 10 हो गया। ओके, और n प्लस 1 मतलब 11 बटा 2 और स्क्वायर और प्लस 1 नहीं, यहाँ पे -1 होगा, है ना, क्योंकि ये जोड़े थे तब आया था, फिर यहाँ घटा रहे हैं देखो, तो -1 हो गई है। ओके, क्या हो जाएगा ये -1। ठीक है, यानी कि ये इतना का क्या हो जाएगा, इसको आपको बताते हैं आगे, ऊपर लिख करके सुमिटाते हैं। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, यानी कि इसका जोड़ क्या हो गया, इसका सम क्या हो गया कि 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11 के बटा 2 के पावर 2 और ये -1। ओके, है ना, जब ऐसा करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 है और 2 से ये कट गया 5 मतावे, तो ये हो गया 5 और 11 यानी कि 55, तब 55 के स्क्वायर -1 हो जाएगा, और 55 के स्क्वायर -1 कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 55 के स्क्वायर -1, 55 के स्क्वायर करेंगे तो 30, ये हो जाएगा आपका कितना, 30 25 -1 करें तो हो जाएगा 30 24। ओके, ये आ गया किसका, ये जो आ गया है, ये कितना क्या आ गया है, तो देखिए ये आ गया है आपका किसका, ये आ गया आपका इसका आ गया कितना, 30 एक मिनट, ये हो गया 30 और 24। ओके, अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते, 2 हो गया, बाहर आ गया 2। ओके, अब 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 10 तक बचेगा। और इसको जोड़ेंगे, किसी संख्या, लगातार संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या करते थे कि जितना संख्या है यानी कि n, अब n
इंटू n+1/2 करते हैं तो यह हो जाएगा n मतलब कि 10 है ना, और 10 + 1 मतलब 11 और 2 से भाग देते हैं, 2 से ये कट गया ये, और ये कितना हो गया, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि अगर गुना कर देते हैं 110 हो गया, यानी कि यहाँ पे 30 इधर में आ गया, इधर में आ गया आपका, इधर में आ गया 30 24 और ये गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ओके, और ये सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, टोटल जो आपके पास आ गया वह कितना आ गया 31 34, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31 34 है ना, ये हो गया 31 34। ऑप्शन किस में है 31 34? ऑप्शन सी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है आपका, देखिए एक पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय और पौधे, अच्छा प्राय यानी कि ये जानवर है, यहाँ पत्रकार लिखा गया जानवर है ना, लुप्त प्राय जानवर और पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ओके, तो जितना भी ये जानवर लुप्त प्राय जानवर जो है और पौधा जिसके रिकॉर्ड रखा जाता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन में है इको सर्वे पुस्तक, क्या कहते हैं उसको, रेड डाटा बुक कहते हैं, या वन्य जीव विश्लेषण पुस्तक, या पशु सर्वेक्षण पुस्तक। ओके, कौन सा पुस्तक कहलाता है, तो ये कहलाता है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कहते हैं। ओके, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है IUCN, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, जितना भी संकट प्राय प्रजाति है उसका सूची तैयार करना और उसके सुरक्षा का बढ़ावा देना। ओके, तो जितने भी संकट प्राय अगर जो लुप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस जीव जंतुओं को सुरक्षा देने के लिए यह रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। अगर इसमें जिस भी पौधा या जानवर का नाम आ गया, इसका मतलब है कि वह विलुप्त की स्थिति में है, इसलिए उसके बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण बढ़ाने के लिए यह किया जाता है। इसकी शुरुआत 1964 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 1964 ईस्वी में IUCN की स्थापना हुआ था। ओके, ये हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हटाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपके सामने आ चुका है। ये क्या है, ये है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ये एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किन दो अक्षरों के बीच में सबसे कम गैपिंग है। देखिए सबसे कम अक्षर मौजूद हैं, ठीक है, बस यही है। तो देखो ये हो गया भी, ये हो गया आई, ये हो गया बी, ये हो गया जी बाई, और ये हो गया ओ, और ये हो गया आर। कोई दिक्कत है, इन दोनों के बीच में गैपिंग, सभी के गैपिंग अगर आप देखेंगे, सबके बीच का गैपिंग आप देखिए, सबके बीच का गैपिंग देखिए, तो ओ है 15 पर, ओके, और आर है 18 पर, यही सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। ये है 15 पर होता है वो, और ये होता है 18 पर, ये होता है 18 पर। ओके, तो इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, बाकी किसी में इतना कम गैपिंग नहीं है। तो आंसर आप बना करके देख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपको हो गया, आपको ये हो गया डी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 जो है क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको पढ़ें। क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। यानी कि जो कोई प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा में जब परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कंपाइलर। याद रखेंगे, इसको कंपाइलर कहते हैं। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन होता ही होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन पिछले वीडियो में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है, देखिए, है ना, आगे आपके सामने कह रहा है असंगत बताना है, इसका संगत कौन है। ओके, तो असंगत बताने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर और रूट को हम देखते हैं कि कोई स्क्वायर रूट है क्या। तो इसमें देखते हैं, तो आपको 200, ये 343 नहीं, आप देखिए इसको देखेंगे आप, देखिए ये जो है 225 जो है ये 15 के स्क्वायर है। 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, बाकी सब जो है वो अंतर है, ठीक है। 225 जो है आपके 15 के स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, बाकी सभी जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। यानी कि आंसर हो गया 215 का, यानी कि आपका 225 15 का स्क्वायर, यानी कि बी आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, जिसकी ब्याज की दर माना, ठीक है, अवधि के वर्षों
की संख्या के बराबर, यानी कि कहने का मतलब टी बराबर आर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि ब्याज के रूप में कितना है 768 रुपया भुगतान किया, है ना। तो कितना ये क्या कर रहा है, ब्याज की दर क्या, यानी कि टी निकाल लीजिए आर निकाल लीजिए। ओके, तो ये निकालने के लिए क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होते हैं यहाँ पे, है ना। ये ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर, ठीक है, जिसके कि आई इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी। ओके, ये कितना है जी, ये है 12 इंटू, अब आर निकालना है तो आर टी बराबर भी आर, तो आर रख देते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो अब नीचे 100 हो गया। ओके, और ये इधर लेके ये कितना के बराबर, आई कितना है 768। ओके, तो ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, और ये आप काटिएगा तो आपको 6 और 4 64 मतलब कट जाएगा, आर स्क्वायर हो गया, ये रूट कर देंगे तो इधर आर बराबर आपका फाइनल हो जाएगा 8। ओके, तो आर बराबर 8 आ गया। कितना नंबर कौन सा है आंसर आपका, डी 8%। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कितना वर्ष लगेगा तो 8 वर्ष लगेंगे। ओके, क्योंकि दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 आ गया आपके सामने। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है, नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है। तो आइए थोड़ा सा नेपाल के बारे में देख लेते हैं। देखो नेपाल कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, देखिए इसको आपको हम नेपाल बनाते हैं। देखिए ये हो गया, मान लेते हैं कि नेपाल इस तरह की, इसी आकार में नेपाल है। ओके, तो ये नेपाल है ना, नेपाल हो गया, ये हो गया नेपाल। ओके, इधर में आइएगा तो यहाँ से मिलेगा उत्तराखंड, अपना उत्तराखंड, UKD लिखते हैं इसका शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ से आइएगा तो आपको मिलेगा यूपी, अपना यूपी। ओके, यहाँ के बाद आइएगा तो ये होगा आपका बिहार। ये आपको इधर आइएगा तो ये आपको पश्चिम बंगाल, WB बंगाल। ओके, और ये आपको ये जो है ये आपको हो गया सिक्किम। ओके, आप कह रहा है कि कौन है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो क्या यूपी कर रहा है सीमा साझा, झारखंड नहीं कर रहा है, बिहार कर रहा है, पश्चिम बंगाल नहीं कर रहा है। झारखंड कहाँ पे, यहाँ पर है। ओके, ये है झारखंड, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। बाकी नेपाल के साथ सीमा कौन कौन साझा करते हैं, तो उत्तराखंड करते हैं, यूपी करते हैं, बिहार करता है, आपका पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम करता है। ओके, बाकी भारत के कोई भी राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चारों 1 2 3 4 5 राज्य के सिवा कोई भी राज्य आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन राज्य है, झारखंड, तो आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंतः निस्कंदन कहते हैं इसको, यानी कि ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है, उसमें जो बढ़ता है वो क्या कहलाता है, तो अंतः अस्यंदन कहलाता है, अंतः अस्यंदन। ओके, ये हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं 42 के बाद 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या करता है। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रकृति है, इस इमारत का नाम बताएं। ओके, तो इस इमारत के आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। ओके, विक्टोरिया कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के रीजन में बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल। एकदम पूरी तरह से उजला संगमरमर का बना हुआ बहुत बेहतरीन महल है। आज की डेट में यह म्यूजियम है। ओके, अगर आप यहाँ, आपको अगर इतिहास का नॉलेज है, इतिहास में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अवश्य जाइए विक्टोरिया मेमोरियल। और विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर नहीं, अंदर जाकर के हॉल में देखिए, अंदर जाकर के म्यूजियम में देखिए। बाहर में तो पार्क है और पार्क में सभी लोग बैठे रहते हैं जोड़ा बना करके, लेकिन वहाँ आपको नहीं जाना, आप जाइए अंदर हॉल में और बहुत बेहतरीन चीज़ आपको दिखाई देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से भारत में अंग्रेजों के शासन में क्या क्या हुआ था, सारा चीज़ कहीं कहीं आपको वीडियो के माध्यम से, तो वो उससे हमारे नेताओं के सारा सामान रखा हुआ है और बहुत सारा चीज़ मिलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है ये विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, हमने कई बार विक्टोरिया मेमोरियल, जब भी मैं कलकत्ता जाता हूँ तो विक्टोरिया मेमोरियल अवश्य जाता हूँ, और जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कम से कम 3-3 4-4 घंटा विक्टोरिया मेमोरियल में टाइम देता हूँ। आप भी कभी भी जाएँ तो विक्टोरिया मेमोरियल अवश्य जाएँ। ओके, वहाँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का मौका मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपको आपके सामने आ चुका है। यह मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ABC अकेले किसी कार्य को करता है तो क्रमशः 15 दिन में, यानी कि 15 दिन दिया है A के लिए, 20 दिन है B के लिए और C 25 दिन में, तीनों मिल के करेगा तो कितना। तो ये तो कई बार क्वेश्चन बताए हैं। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, इसका एबिलिटी निकाल लेते हैं। 1/15 A का 1/20 जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं 1/25। ओके, ठीक है ना, सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 300। ठीक है, ओके, अब 300 ये लग जाएगा, 300 तो 20 मतलब तो 20 हो गया, है ना। ओके, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 15। ओके, अब ये हो गया आपको 4 × 12। ठीक है, ये सबको ऐड करेंगे तो होगा 47। ये हो गया आपको
47/300। ओके, और बस इसको पलट दीजिए। 47/300 है, ठीक है। तो 47/300 इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 300/47, क्या हो जाएगा 300/47, ठीक है। यानी कि इसको आप पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, 300/47, है ना। तो ये ऑप्शन ए मिल गया इसका, ठीक है ना। इसी तरह से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 45 के बाद 45 क्वेश्चन नंबर। देखिए एक त्रिभुज का क्वेश्चन है, इसमें एक कोण निकालना है, 2 कोण दिया हुआ है। ये तो हमेशा पढ़ते होंगे, 8 क्लास में खूब पढ़ना होगा इसको। एक को इस तरह के मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ओके। एक दिया हुआ है 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 30 है, ये है आपका 45, है ना, ये निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और जिसको निकालना है ना, उसको ये तीनों को जोड़ करके 180 में से घटा दीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, कहने का मतलब है तीसरा कोण जो है, यानी कोण सी निकालना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 + 45, ओके। 30 + 45, 180 माइनस, एक मिनट उधर दिख नहीं रहा, 30 + 45, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 180, और ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 75। 180 में से 75 घट गया तो हो गया 105 डिग्री, ओके। तो 105 डिग्री किस में है, तो ऑप्शन डी में है, 105 डिग्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, ये रीजनिंग है। देखिए ये है A 11 और क्या है D 8, ये क्या है G 5, है ना। तो आगे क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है ना। देखिए तो ये दोनों से अगर ये बढ़ावेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, यहाँ से भी 3 घटा, तो आगे भी 3 घटा दीजिए। तो जैसे ही ये 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा आपको। इन संख्या क्या हो जाएगा 2। अब इसमें देखें 2 में सब में है, 3 को में 2 है। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए तो A से बढ़ रहा है D, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। D से, है ना, ये हो गया, इनकी यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, तो इससे भी 3 बढ़ जाएगा। तो G से 3 बढ़े तो 10, और 10 में कौन होता है, तो J होता है, ओके। तो J2 D में है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 46 हो गया। 47 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उत्पादन में एकाधिकार होता है। तो देखिए एकाधिकार किस में होता है जी, तो एकाधिकार होता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ओके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार होता है, ठीक है। कंपनी जो है वह उसी का अधिकार होता है, एकाधिकार होता है। बाकी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसमें समाज क्या सरकार उस सारा नियंत्रित करते हैं समाजवादी में, ठीक है। साम्यवादी में सरकार का पूरी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है सरकार। मिश्रित में दोनों होते हैं, सरकार भी होते हैं और उद्योगपति भी होते हैं, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार होता है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका में क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। समाजवादी और भी कठोर होता है तो उसको समाजवादी कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, वही होगा साम्यवादी, ठीक है। कम्युनिस्ट विचारधारा जो होते हैं वो साम्यवादी होता है, ओके। और ये जो होता है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कंपनी भी अपना कुछ योगदान देंगे, यानी कोई कंपनी जो है समाज के लिए भी काम करेगा और अपने लिए भी काम करेगा। पूंजीवादी में क्या है, वो फायदा देखा जाता है, मतलब समाज कल्याण की बात नहीं किया जाता, ये फायदा देखा जाता है। जबकि समाजवादी में क्या है, समाज कल्याण की बात किया जाता है कि समाज में जो कल्याणकारी काम है वही काम होंगे, ओके। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों देखा जाता है, पूंजीवादी लाभ भी देखा जाता है और समाज कल्याण की भी बात किया जाता है, ओके। तो भारत जो है वह कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है। कुछ यहाँ सेक्टर जो है वो सरकार के नियंत्रण में भी होते हैं और कुछ सेक्टर जो होते हैं प्राइवेट हाथों में भी होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है बड़ी इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है। तो बड़ी इंच पाइपलाइन के अपना सुने हुए बहुत पाइपलाइन बिछा करके जो है ईरान से, है ना, ईरान से पाकिस्तान होता हुआ भारत में पाइपलाइन बिछा हुआ है, जिससे क्या था, तो पेट्रोलियम आता है ना। तो ये पेट्रोलियम के लिए याद रखेंगे, ओके, है ना। बड़ी पाइपलाइन होता है, बड़ी मोटी पाइपलाइन होता है जिससे बहुत मात्रा में पेट्रोलियम आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको 48-49 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। तो ये है कितना भाषा, तो ये है आपका 22 भाषा का सूचीबद्ध किया गया है। स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उस समय मात्र 14 भाषा थे, लेकिन आज की डेट में कितना भाषा हो गया है, आज की डेट में 22 भाषा हो गया है। कई संविधान संशोधन के द्वारा नए भाषा को जोड़ा गया है। अब देखिए कौन कौन भाषा है, 22 भाषा में कौन कौन भाषा है। तो अब देखिए संविधान के 22 भाषा की अगर आप लिस्ट देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके लिस्ट आ चुके हैं। उत्तर में काश्मीरी और डोगरी 2 भाषा, सबसे पहला भाषा हिंदी 1,
ओके, दक्षिण में चलेंगे तो 4 भाषा दक्षिण में मिलेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। पश्चिम में देखेंगे तो पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, ये 4 भाषा हो गए। पूरब में असमिया, बोडो, मणिपुरी, उड़ीसा, ये 4 भाषा हो गए। ओके, बिहार और उसके आसपास में देखिएगा मैथिली, संथाली, बिहार का मैथिली भाषा है, संथाली, बंगाली। ओके, ये आपको हो गया 3 भाषा। धार्मिक भाषा, ठीक है, इस तरह का हमने ट्रिक बनाया है। धार्मिक भाषा जो है वो संस्कृत और उर्दू, ये 2 भाषा हो गए। विदेशी भाषा को भी कुछ हमारे यहाँ दर्जा दिया गया है, वो कौन है? एक नेपाली हमारा विदेशी भाषा है, और एक हो गया आपका सिंधी। ओके, आप टोटल को ऐड करेंगे, हिंदी एक, ये टोटल को ऐड करेंगे। उत्तर में 2 भाषा था, दक्षिण में 4 भाषा था, हिंदी 1 भाषा है, पश्चिम में आपका 4 भाषा हो गया, पूरब में 4 भाषा हो गया, बिहार और उसके आसपास में 3 भाषा हो गए, धार्मिक 2 भाषा हो गए, विदेशी आपको 2 भाषा हो गए। सबको जोड़िएगा तो जोड़ करके देखिए तो आपके आ जाते हैं 22 भाषा। ओके, तो ये हो गया 22 भाषा का लिस्ट। इसी तरह से आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बिहार के आसपास, धार्मिक भाषा, विदेशी भाषा के में बांट करके आप याद कर लेंगे तो 22 भाषा आपके जुबान पर आ जाएगा। ओके, और कभी नहीं भूल पाइएगा। ओके, इसलिए कहते हैं कि हमसे जुड़िए तो आपको बहुत मजेदार टॉपिक आएगा जो आप भूल करके भी भूल नहीं सकते हैं। इस तरह से मैं कई तरह के ट्रिक लाता हूँ। ओके, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें क्या कह रहा है कि जो वाट है वहाँ पे क्या होगा। ओके, देखिए तो आप इसमें चलिएगा तो ये जो है आपका लिखा हुआ है 256, ये 4 के पावर 4 होता है। ठीक है, ये 5 के पावर 4 होता है, ये 6 के पावर 4 होता है, और ये 7 के पावर 4 होता है। ओके, है ना, ये 7 के पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाट होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 के पावर 4। 8 के पावर 4 करेंगे, है ना, तब गुना करके देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका 4096। 4096 जो होता है क्या होता है? 8 के पावर 4। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा कि वह, क्या कहा? सोहन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सोहन है। ओके, क्या कहा? एक लड़का की ओर इशारा कर रहा है, यह लड़का है। क्या कह रहा है कि यह लड़का, इसके बारे में, वह लड़का राज का पुत्र है, यानी कि केकर पुत्र है? तो राज का पुत्र है। ओके, और क्या कर रहा है? जो मेरी बहन का पिता है। राज के बारे में बात कर रहा है कि मेरी बहन की सोहन, इसकी बहन है, कौन? कोई इसकी बहन होगी, और बहन के पिता है ये राज। ओके, अब राज पिता है तो अब क्या कर रहा है? मोहन और राज के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये सॉरी, मोहन हो गया, सोहन है। यहाँ पे सोहन होना चाहिए, या फिर यहाँ भी मोहन होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए, कि है। ओके, तो यहाँ इन दोनों के बीच, राज और सोहन के बीच क्या रिलेशन है? ओके, तो देखिए, यानी कि इसका भी भाई, यानी इसका भी पुत्र, इसका भाई, यानी कि ये सन का रिलेशन हो जाएगा। ओके, बेटा का रिलेशन हो जाएगा, या फिर पिता का, है ना। क्या कर रहा है? राज का मोहन से पिता का रिलेशन हो गया, यानी कि आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है कि यदि प्लस का अर्थ ये दिया हुआ, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो इक्वेशन दिया होता है व्यंजक, उसको हम लिख देते हैं। ओके, 15, ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं, ये भागा है तो भागा भी चिन्ह नहीं लिखते हैं, केवल संख्या लिख देते हैं। ओके, 8 ऐसे लिख दिए, है ना। ये क्या है? यहाँ भागा के यहाँ पढ़िए क्या कहता है भागा के बारे में, है ना। भागा जो है, भागा गुना कर, भागा का अर्थ जोड़, यहाँ जोड़ कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ घटाओ, तो घटा देंगे। ओके, ये दोनों को घटाएंगे तो ये 3 हो गया। ओके, और ये दोनों जो ये आपका 3 हो गया, और ये दोनों हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 1 मिनट, यानी कि -3 हो गया, ये -3, और ये 15 में से 3 गया तो कितना बच गया? 12। आंसर हो गया 12, यानी कि बी। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है? कहता है यदि ये 53, ये 52 का अगला क्वेश्चन क्या है? 54 आ गया, 53 हो सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, इसलिए उसको स्किप कर दिए हैं। देखिए 54 क्या है? 54 है जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन नहीं रहे हैं इसमें। ओके, तो कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह रहे हैं, सुब्बाराव जी रहे हैं, है ना, और बिमल जलान भी रहे हैं। आप इन तीनों के नोट पर सिग्नेचर कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, क्योंकि जो भी भारतीय नोट होते हैं, 1 रुपया से हटा करके बाकी सभी रुपया के नोट पर गवर्नर का सिग्नेचर हुआ करता है, आरबीआई के गवर्नर का। ओके, तो ये व्यक्ति जो हैं के कस्तूरी रंगन, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर ना रहे हैं, यह अध्यक्ष रहे हैं इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, के कस्तूरी रंगन। ओके, है ना। आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो किया गया था 1 जनवरी
1949 ईस्वी को किया गया था। ओके, तो याद रखेंगे आरबीआई। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है ना। भारत सरकार के फाइनेंशियल जो भी है लेन देन वो कौन करता है? भारत सरकार हो या फिर कोई भी राज्य सरकार हो, इन सभी का बैंकों का बैंक यह है, आरबीआई ही करता है। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है, जिससे अगर महंगाई बढ़ चुका है तो महंगाई का नियंत्रण करने के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए ये क्या करता है? ये मौद्रिक नीति जारी करता है, जिसको CLR कहते हैं, रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, SLR, ये सारा चीज़ जितना भी रेपो रेट होते हैं, बैंक रेट होते हैं, ये सभी जारी करते हैं आरबीआई। ओके, तो आरबीआई के बारे में इतना। आरबीआई की जो मुख्यालय है वो बम्बई में है, याद रखेंगे। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है आज के डेट में? मुंबई। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, आज की डेट में आरबीआई के जो गवर्नर है, जो कौन है, वह है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। 55 में देखते हैं। 55 क्या कहता है? साधारण ब्याज की 5% की दर पर प्रति कितने वर्ष में 400 रुपया का राशि कितना हो जाएगा? 450 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेट है 4% और पी है आपको 400 और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 450। यानी कि आई कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा कितना पर? 400 रुपया पर कितना वर्ष में? यही पूछ रहा है, 5% के दर पर, और टाइम निकालना है आपको। तो ये हो गया 100 से 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, और ये कट गया आपको, इसको हम लोग काट देंगे तो 90 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। और ये हो गया कि यानी कि टी बराबर का हो गया? टी बराबर हो गया 90/4, और 90/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 वर्ष। तो 22.5 वर्ष इसका आंसर बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कह रहा है। 56 में कह रहा है कि ये दिया हुआ है A/B बराबर 7/9। ओके, B/C दिया हुआ है 1/12। ठीक है, तो आपको बताना है A/B/C। ऐसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको देखिए A/B है ना, और ये हो गया B/, ये कुछ इस तरह का होता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं, 7/9 और 1/12। ओके, तो निकालना है हमको A/B/C। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 को 1 से। ओके, तो कितना होगा? 7। ठीक, 1 को करेंगे 9 से तो हो जाएगा 9, और इसको करेंगे 12 से, 9 को करेंगे 12 से, 9 को 12 से करेंगे तो 108 हो जाएगा। देखिए तो किसी में है। ओके, 7, 9, 108 आंसर हो जाएगा बी। 7, 9, 108 A/B/C का अनुपात होगा 7/9/108। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया आपको, वो आपको कोई और क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को संघ की राजभाषा जो घोषित किया गया है वह किससे किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ओके, अभी हाल फिलहाल में हिंदी के लेकर काफ़ी अभी राजनीति चल रहे हैं साउथ में, तमिलनाडु के लोग हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो ये राजनीति का मुद्दा बना हुआ है हिंदी, है ना, क्योंकि अभी जो आपको नई शिक्षा नीति 2020 आया है उसमें अनिवार्य रूप से हिंदी को पढ़ाने के लेकर के कुछ बातचीत चल रहे हैं, जिससे अनिवार्य रूप से नहीं है लेकिन एक मातृभाषा और उसके साथ साथ एक ऐसा भाषा पढ़ाना है, 3 भाषा आपको पढ़ाना है, जिसमें एक भाषा ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं, इसलिए तमिलनाडु में कुछ इसका समस्या चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये राजनीतिक मामला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है उस पर कभी बात करेंगे। NEP जो है न्यू शिक्षा नीति जो आया है 2020, उस पर भी कभी एक वीडियो लाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? ओके, तृतीय मैसूर युद्ध 4 मैसूर युद्ध हुए हैं। ओके, कौन कौन? 4, पहला, दूसरा, तीसरा और एक हुआ है आपका चौथा। ठीक है, तो ये तीसरा पूछ रहा है। तीसरा कब हुआ था? तो 1790 से 92 में हुआ था। ओके, और चौथा हुआ था 1799 में हुआ था। ओके, और आपको ये हुआ था आपका ये हुआ था आप 1700, ये दूसरा हुआ था 1784 से 80 से 84, 1780 से 84, 1780 से 84। ठीक है, ये हुआ था 1775 से कुछ आसपास में हुआ था, 1775,
से कुछ ये हुआ था, ठीक है। तो इसको ये इतना याद रखेंगे, ओके, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताएंगे। ये 3 को याद रखना है, 4 हुआ था याद रखेंगे। और ये जो चौथा हुआ था इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, ओके। ये चौथा जो हुआ था, ये चौथा में 1799 जो हुआ था उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। और दूसरा जो हुआ था ये 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी में आपको हैदर अली की मृत्यु हुआ था, हैदर अली के, ठीक है। मैसूर में 2 राजा हुए, मैसूर का जो शासक हुए थे, एक हैदर अली के नाम याद रखेंगे, हैदर अली, ठीक है, हैदर अली। और एक है टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान, ओके, टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु दूसरे मैसूर कर्नाटक के युद्ध में हुआ था, द्वितीय मैसूर युद्ध में, मैसूर युद्ध कहा जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हुआ था। और चौथा में हुआ था टीपू सुल्तान। और उसके बाद जो है मैसूर को अंग्रेजों में सहायक संधि के तहत मिला लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। 1 जो है हमसे मिस हो गया है, माइंड में नहीं आ रहा है, उसको कभी आपको पिन कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपको 60 में देखिए क्या कर रहा है। यह है आपको मैथ से क्वेश्चन, इसको बनाइए, मैथ से बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कहता है इसमें बनाने में, क्या देखिए, अंडर रूट 121 इंटू 0.9 है, ओके, बटा ये क्या है, बटा 1 पॉइंट इंटू 1 पॉइंट। देखिए यहाँ भी आप देखेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है। कहने का मतलब ऊपर जितना पॉइंट, जितना नीचे जितना अंक के बाद, तो सब पॉइंट खत्म हो गया, ओके। अब देखो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 खत्म हो जाएगा। बच क्या गया है, ऊपर में बच गया 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर मतलब कि 3, आंसर 3 हो जाएगा। 3 कहाँ है, ऑप्शन बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या कर रहा है, 61 जो है क्वेश्चन नंबर कहता है कि इसको देखो, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, देखिए क्या कर रहा है, देखो डिवाइड करेंगे, ये देखो आपको 61 का क्या हो रहा है कि 32 को हम डिवाइड करें 4 से तो 8 बच गया, ओके। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 61 का कहता है, देखिए क्या कर रहा है, 32 में से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बच हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। 8 बाई 40 में से भागा दे देंगे तो 40/3 हो जाएगा, ओके। और ये नीचे आ जाएगा, देखिए ये हो गया 15 में से ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 में से हटा देंगे तो 6 हो गया, ओके। और ये इसको हम क्या करें, भिन्न के घटाव बना देंगे तो ये होगा आपको 24 और 24 में 40 यानी कि ये 16 बच गया, 16 ऊपर यानी कि माइनस में 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये 3 और ये नीचे है ये भी आ जाएगा गुना में, ओके। तो इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा आपको 3 मरतबे और ये हो जाएगा आपको 8 मरतबे, ठीक है। तो आंसर आपको क्या हो गया, तो इसका जो आंसर आपको है इधर में लिख देते हैं, आपको क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो गया आपका, ऊपर में 8 हो गया और नीचे में 3 3 9 हो गया, ओके। माइनस 8/9 -8/9 बी में, ओके। तो ये हो गया आपको 61। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला जो है आपके, अच्छा अगला अब समाप्त हो चुका है, यानी कि आज का इतना ही क्वेश्चन था। अगला जो शेष बच गया, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में, तो अगला जो 60 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन के आसपास बच गया, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ओके। यह जो क्वेश्चन है वह किससे था, तो 21 जनवरी 2021 को प्रथम पाली में पूछा गया था, उस सेट का क्वेश्चन है। आप भी मार्केट में सेट है उससे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। और वैसे भी मैं पहले वीडियो में सारा दे चुका हूँ, सभी पूरे सेट, ओके। तो ये है ना, आप 100 में 100 कैसे लाएंगे ये सीखना है, हमारे साथ जुड़े रहिए, ओके। पिछले सभी वर्षों के जो पूछे गए सवाल है उस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्रीवियस ईयर का चल रहा है जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस का डिस्कशन होता है। यह सेट एनटीपीसी आरआरबी के द्वारा जो एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, इसके लिए ये संभावित प्रश्न है, ओके। इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी है क्या, देखिए अगर आप यहाँ तक के वीडियो देख चुके होंगे तो हमें लगता है कि आप सीरियसली रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। कमेंट में भी आप अपने निर्देश दें, अच्छे बात को लिखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। ये तो करना ही करना है, जैसे ही आइए तो सबसे पहले घंटी बजा दीजिए, ओके। घंटी बजा करके ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है, ओके। तो ये सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट और भी कुछ है, ओके। चलिए तो हो गया, हमारा समाप्त हो गया, यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे वीडियो देखे होंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।